वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड जो आपका चैप्टर है हिस्ट्री का, ये जो आपके टर्म टू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको शॉर्ट लॉन्ग सभी तरीके के जो क्वेश्चंस आपकी जो डिस्क्रिप्टिव आते हैं, जो आपको सब्जेक्टिव टाइप से जो लिखने होते हैं, वो आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूँगा, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन आस्क। माई यूजर नेम इज ऑन योर स्क्रीन, so you can simply search and text your message. And if you want to join our telegram group, you just have to open telegram and you have to search class 12 ESP new group और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, सो आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। तो सबसे पहले आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई वाज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल, गिव टू रीजंस। देखो, परमानेंट सेटलमेंट जो था, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम था, ये बंगाल के बाहर के जो रीजन थे वहां पे बहुत रेयरली ही इसको वहां पे मतलब अगर कहें कि वहां पे इसको लगाया गया। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस थे। एक तो ये है, आफ्टर, ठीक है, मतलब 1810 के बाद क्या हुआ था कि द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर इंक्रीज्ड। Due to this, the income of the landlords in Bengal were increased, but there was no growth in the income of the East India Company। भाई देखो, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी वो बढ़ी, ठीक है, और उनमें फायदा किसको हुआ? जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी इनकम बढ़ने लगी, क्योंकि देखो, ये अंग्रेज तो उनसे मांग नहीं सकते थे ज्यादा पैसा, क्योंकि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर रखा था और जितना इन्होंने कहा था इतना ही ले सकते थे। अब चाहे उससे ज्यादा अर्निंग हो चाहे कम हो, इनको तो उतना ही चाहिए था। अब अगर ज्यादा अर्निंग हो रही थी तो इनको लॉस हो रहा था, क्योंकि लैंडलॉर्ड सारा पैसा उठा जा रहे थे। तो क्या होता है? Thus, the colonial government wanted to maximize its land revenue by introducing temporary revenue settlements instead of permanent settlement। तो अब यहाँ पे जो कंपनी थी वो भी अपने जो है मतलब रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, मैक्सिमाइज करना चाहती थी। सो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसीलिए इसको और जगहों पर ज्यादा लागू नहीं किया गया। When British officials devised permanent settlements, they were influenced by the economic theories at that time। ठीक है, by the 1820s, famous economist David Ricardo came with his new theory, which said that the state needed to tax the surplus agricultural produce to enhance its revenue। तो यहाँ पे उसी टाइम पे कुछ न्यू थियरीज आने लगी थी। कुछ इकोनॉमिस्ट हुए वहां पे, जैसे कि एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे डेविड रिकार्डो। इन्होंने भी अपनी थियरी में यही बताया कि जो स्टेट है, जो भी वहां पे जो गवर्निंग है, जो भी मतलब चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या कोई भी स्टेट हो, उसको टैक्स लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे जो भी मतलब हो रहा है उस पर टैक्स लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में देखो, आपको तो पता है कि डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं जाते थे टैक्स लेने, ठीक है, किसानों से। वो क्या करते थे? उन्होंने वहां पे जमींदार को छोड़ रखा था भाई, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स जो होते थे वही उनको ला के देते थे। तो ऐसे में इनको तो घाटा हो रहा था। अब इन्होंने ये थियरी को समझने के बाद क्या किया कि जो नए जो भी इन्होंने अब सिस्टम जो भी लेके आए, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, जो टेम्पररी रेवेन्यू सिस्टम्स, ये जो सेटलमेंट्स लेके आए, उसमें ये खुद ही अब जाने लगे। ओके, अब आगे देखते हैं। The East India Company had recognized the जमींदार्स importance but wanted to control and regulate them। इनको पता था जमींदार बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको कंट्रोल में भी रखना चाहती थी। ठीक है, तो एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय देम टू सबड्यू देयर अथॉरिटी इन द 18th सेंचुरी। क्या क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए इनकी पावर को कम करने के लिए, और एक्सप्लेन हाउ, इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन बंगाल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। यानी कि इस टाइम पे जमींदार की जो पावर थी, जो उसकी अथॉरिटीज जो थी, उनको कैसे इन्होंने कम करा, कैसे कैसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको रेगुलेट करा। तो आइए देखते हैं। तो देखो, टू लिमिट द अथॉरिटी ऑफ जमींदार, देखो ऊपर थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिमिटेशन के लिए उन्होंने क्या करा। द कंपनी डिसबैंडेड द ट्रूप ऑर्गेनाइज्ड बाय जमींदार्स। जो सेना उनके साथ में रहती थी, जो ट्रूप्स रहते थे, ठीक है, उनको डिसबैंडेड कर दिया, एक तरीके से उनको मतलब रोक दिया रखने से। कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड, ठीक है, और एंड
कचहरीज, ठीक है, जो लोकल कोर्ट होती थी जहाँ पे जमींदार लोग क्या करते थे, वहाँ पे बैठते थे जाके और मतलब एक तरीके से वो अपनी ज़्यादा चलाते थे, वहाँ पे कोर्ट कचहरी में इनकी चलती थी भाई। तो ऐसे में ये सब चीज़ें भी उन्होंने कंपनी ने अपने अंडर में ले ली, अपने सुपरविजन में ले ली। और क्या किया, द कंपनी अपॉइंटेड कलेक्टर, कंपनी ने कलेक्टर्स को अपॉइंट किया एंड गेव पावर टू सुपरवाइज दीज कोर्ट्स, और कलेक्टर को ये पावर दे दी गई कि ये कोर्ट वगैरह को वही संभालेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्टोरेट इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ अथॉरिटी, और धीरे धीरे ये ज्यादातर जो एक तरीके से जो ये कलेक्टरेट जो होते थे इन्हीं के पास ज्यादा से ज्यादा पावर आने लगी। द पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस वॉज ऑल्सो एबोलिस्ड। देखो, ये जमींदार लोग क्या करते थे, छोटे छोटे जस्टिस भी कर दिया करते थे लोकल लेवल पे, लोकल पुलिस भी इनके अंडर में थी, तो ये सारी चीजें भी इनसे छीन ली कंपनी ने, ठीक है, ताकि ये ज्यादा पावरफुल ना हो जाए जमींदार। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज ऑल्सो लिमिटेड, द पावर टू द जमींदार्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज देयर जमींदारी, ठीक है। सो बाय दीज अबव स्टेप्स इन्फ्लुएंस ऑफ जमींदार वाज रिड्यूस्ड बाय द कंपनी। तो ये सब चीजें इन्होंने करी, ठीक है, कि देखो यहाँ पे एक तो इन्होंने ये जमींदार जो पहले लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अब इनको यही काम दे दिया गया कि जाओ जो रेंट है, जो टैक्स वगैरह है वो लेके आओ, बस इतना ही आपका काम है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई उनको ज्यादा पावर नहीं दी गई। अब देखो अगला क्वेश्चन, Why was the जोतदार a powerful figure in many areas of rural बंगाल, ठीक है, ये 3 4 5 तरीके से अलग अलग, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है, मैं आपको सब तरीके बताता हूँ क्या है। या फिर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द जोतदार्स एट द एंड ऑफ द 18th century, explain how powers of jotdars within a village was more effective than that of zamindars, या why was the power of jotdars within the village more effective than that of zamindars, या फिर jotdars inevitably weakened zamindars in Bengal by the end of the 18th century, give argument support the statement, या why was the jotdar powerful figure in many areas of rural Bengal at the end of the 18th century। तो जोतदार के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ये एमर्ज हुए और ये जमींदार से ज्यादा पावरफुल थे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। When the zamindars were in crisis in the 18th century, ठीक है, a group of rich peasants consolidated its position in the village of Bengal। तो जिस टाइम पे जमींदारों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था परमानेंट सेटलमेंट के उससे, ठीक है, बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, उसी टाइम पे एक अमीर किसान रिच पीजेंट्स का एक ग्रुप आया जो है आता है, जिनको जो है जोतदार कहा गया, और इनकी बहुत ऊंची पोजीशन हो गई विलेजेस के अंदर खासकर। दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स केम टू बी नोन एज जोतदार, और यही जो ये पीजेंट जो लोग थे, जो अमीर जो किसान थे, इन्हीं को जोतदार कहा गया। दे हैड अ कंट्रोल ओवर वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, दूर दूर तक इनके कंट्रोल थे। समटाइम्स दे हैड इवन कंट्रोल ऑन मैनी थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड, कई हजारों एकड़ तक इनके कंट्रोल में थी भाई जो धरती थी, लैंड था। दे इवन कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, ठीक है, ये मतलब लोकल ट्रेड वगैरह में भी इनका पूरा वो रहता था कंट्रोल। दे एक्सरसाइज्ड इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टीवेटर्स ऑफ द, ठीक है, रीजन एंड हैड बिकम मोर पावरफुल देन द जमींदार्स, और ये मतलब ज्यादा से ज्यादा अपनी पावर भी मतलब दिखाते रहते थे जो पुअर कल्टीवेटर्स होते थे उनके ऊपर, और ये इनका जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था जो भी पीजेंट्स के ऊपर, क्योंकि जमींदार जो थे वो सिटीज में रहते थे और ये विलेजेस के अंदर ही रहने वाले रिच पीजेंट्स थे। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। they lived in villages therefore they had a lot of influence on many villagers, यानी कि वो गांव में रहते थे, तो भाई जाहिर सी बात है गांव में रहेंगे तो ज्यादातर किसानों के यही क्लोज होंगे। they opposed the efforts of zamindars to increase the जमा of the village, ठीक है, जब जमींदार आते थे है वो क्या कहते हैं कि जब वो पैसे लेने आते थे जमींदार, अपना टैक्स लेने आते थे, तो ये उनको उनके एफर्ट्स को अपोज करते थे, कभी कभार ये उनको टैक्स नहीं भी ले जाने देते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा इनके अपोज में ही रहते थे। दे मोबिलाइज्ड रैयत्स टू डेलिबरेटली डिले पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार्स, और ये लोग जो थे रैयत जो लोग थे किसानों को कहते थे ये मतलब यही जो जोतदार लोग रैयत को इकट्ठा करके कहते थे कि आप अपनी पेमेंट में डिले करो, जितना ज्यादा डिले होगा इन जमींदार्स के जो लैंड है वो ऑक्शन में मतलब बिक जाएंगे भाई, एक तरीके से नीलाम हो जाएंगे, तो ऐसा वो खुद भड़काते थे लोगों को। दे कंट्रोल्ड द लोकल ट्रेड, ठीक है, एंड मनी लेंडिंग, दे हैड अ कंट्रोल ओवर सेवरल एरियाज ऑफ लैंड,
ठीक है। दे इवन परचेज लैंड व्हेन द एस्टेट्स ऑफ द जमींदार्स वर बीइंग ऑक्शन्ड, जब जमींदार की जो एस्टेट्स होती थी या जो वो जमीनें होती थी उसको जब ऑक्शन में लाया जाता था तो क्या होता था, ये जाके उसको खरीद लेते थे, क्योंकि जमींदार जब फेल हो जाते थे पेमेंट करने में रेवेन्यू की, तो क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनकी वो ऑक्शन करवा देते थे भाई उसी लैंड का, तो ये जो जोतदार लोग थे ये चले जाते थे भाई इसको खरीदने। तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज, या फिर एक्सप्लेन टू स्ट्रेटजीज devised by the zamindars of Bengal to survive the pressure of high revenue demand auction of their lands, या इस तरीके से भी आ सकता है, explain two ways devised by the zamindar of surviving pressures of high revenue demands and possible action of their estates। कैसे जो जमींदार लोग थे वो मैनेज करते थे अपनी जमींदारी को, ठीक है, क्या वो स्ट्रेटजीज अपनाते थे, ठीक है, अपने लैंड को बचाने के लिए, क्योंकि ऑक्शन में अगर उनको बचाना है अपने लैंड को जाने से, क्योंकि रेवेन्यू की डिमांड काफी हाई थी, तो ऐसे में ये लोग क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। देखो, द जमींदार्स एडोप्टेड वेरियस मीन्स एंड मेजर्स टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल, बहुत अलग अलग उन्होंने हथकंडे अलग अलग जुगाड़ बना रखे थे। दे अडोप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ फिक्टियस सेल ऑफ लैंड, यानी कि फर्जी नकली तरीके से ये क्या करते थे, जब ऑक्शन में अपने ही लोगों को भेज दिया करते थे, ठीक है। When a part of their estate was auctioned, their men bought the property by giving higher bids than others, और जब ऑक्शन होता था इन्हीं के ही बंदे पहुंच जाते थे ऑक्शन में उस प्रॉपर्टी के लिए, और वही ज्यादा से ज्यादा जो हायर बिड्स लगा के बोली लगा के वो आ जाती थी वापस प्रॉपर्टी भाई इसके पास। लेटर ऑन दे रिफ्यूज टू पे अप द परचेज मनी ड्यू टू विच द एस्टेट वाज ऑक्शनड अगेन, और जब बात पैसे देने की आती थी बोली लगने के बाद तो ये पैसे देने से मना कर देते थे ये जो लोग खरीदते थे, फिर दोबारा से उसकी बोली लगा दी जाती थी। तो द सेम प्रोसेस ऑफ परचेज वाज रिपीटेड, और जब ऐसा होगा कि मतलब रिपीट होने लगेगा, पैसे नहीं देंगे अगर कोई खरीद के तो फिर उसको सस्ते में बेच दिया जाता था, और यही सस्ते में इसी के बंदे जाके खरीद के आ जाते थे। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा तेज था ये। They created hurdles in the possession of land if anyone from outside जमींदारी bought an estate at an auction। ये बहुत सारी परेशानियां भी उसके सामने खड़ी कर देते थे, ठीक है। एक तरीके से अगर कोई बाहर से कोई भी अगर खरीदता था उसको अंदर नहीं आने देते थे, उसको कब्जा ही नहीं देते थे भाई वो उस लैंड के ऊपर, ठीक है, इतना ज्यादा वो अपना पावर दिखाते थे। They transferred some of the estates in the name of women as the property of women could not be taken over। उन्होंने अपनी स्टेट्स को, अपनी जमीनों को, अपने जो उनके घर की वाइफ हो, उनकी मदर हो, या कोई भी हो सकता था जो भी विमेन हो, उसके नाम कर देते थे, और ऐसे में एक रूल था कि उनसे नहीं छीन सकते वही प्रॉपर्टी। तो ये भी एक चालाकी थी। द लठियाल्स ऑफ द फॉर्मर जमींदार समटाइम्स अटैक्ड द न्यू बायर्स, जो लठियाल लोग होते थे लठ लेके खड़े होते थे, ठीक है, वो अटैक कर दिया करते थे जो भी न्यू बायर्स होते थे उनके ऊपर। समटाइम्स द रैयत्स आल्सो रेजिस्टेड द एंट्री ऑफ परचेजर्स फ्रॉम आउटसाइड, जो रैयत्स होते थे जो किसान होते थे बहुत बार वो भी नहीं अंदर आते थे, मतलब आने देते थे आउटसाइडर्स को जो उसको खरीद के बैठा होता था। तो ये सारी कुछ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द संथाल्स रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और अगला इसी तरीके से आ सकता है, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वाज अ लॉन्ग वन, substantiate the statement with reference to the Santals and Pahadis, ठीक है, of राजमहल हिल्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको बताना है कैसे इनका बैटल चला आपस में संथाल्स का और जो जो पहाड़िया जो लोग थे। वाई डिड द संथाल्स रेबल अगेंस्ट जमींदार्स एंड द कॉलोनियल पावर, क्यों ये संथालों ने रेबल करा, ऐसा क्यों करना पड़ा इनको, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आंसर इसका एक ही रहेगा। तो क्या होगा आंसर, देखते हैं। The British had failed to subdue the Pahadis. They could not transform the hill folk into settled agriculturists। आपको पता है जो पहाड़ीज होते थे वो एक जगह टिक के नहीं कुछ भी करते थे एग्रीकल्चर, वो इधर से उधर इधर से उधर, आपको पता ही है वो किस तरीके की जो है मतलब वो करते थे फार्मिंग। तो ऐसे में जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, जो कंपनी वाले थे वो ये चाहते थे कि एक जगह सेटल्ड एग्रीकल्चर हो, ब्रिटिश लोग यही चाहते थे पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। सो दे टर्न टू द संथाल्स, तो वो संथालों की तरफ जाते हैं, हु वर आइडियल सेटलर्स, जो कि अच्छे से सेटल होकर काम कर सकते थे। दे डिमार्केटेड ए सेपरेटेड लैंड फॉर द संथाल्स एंड कॉल्ड इट एज दामिनी कोह। इन्होंने दामिनी कोह नाम से एक पूरा लैंड ही संथाल्स के नाम कर दिया, और ऑल द संथाल्स लिव्ड विद इन इट, और सभी संथाल इसमें रहने लगे, एंड प्रैक्टिस्ड प्लो एग्रीकल्चर,
और वो वहाँ पे अपना अच्छे से एक जगह टिक के अपने हल जो भी इनके पास प्लो वगैरह थे उनसे वो अपनी खेती करने लगे। They became peasant settles which resulted in the expansion of the cultivation area and increase in the revenue। तो जब वो एक जगह करने लगे तो कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा, कल्टीवेशन एरिया बढ़ा, सो ऐसे में रेवेन्यू भी बढ़ा। अब देखते हैं क्या होता है। बाय द 1850s द संथाल्स रेबेल्ड। अब इन्होंने क्यों रेबेल, मतलब ये इनको ऐसा क्यों करना पड़ा अगेंस्ट द जमींदार्स, मनी लैंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट? क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस, वो खुश नहीं थे इन सबसे संथाल लोग। द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन देयर लैंड। उन्हीं दामिनी कोहो के लैंड्स पर बहुत हैवी टैक्सेस इंपोज किए जाने लगे। द मनी लैंडर्स चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। लोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज, इंटरेस्ट ज्यादा होने लगा। एंड इफ एनी संथाल फेल टू पे हिज डेप्ट हिज लैंड वाज स्नैच्ड बाय द मनी लेंडर। साहूकार आता था और वो स्नैच करके चला जाता था, उसके लैंड को कब्जा कर लेता था अगर वो कर्जा नहीं दे पाते थे। बिसाइड्स द जमींदार्स ऑल्सो अजर्टेड कंट्रोल ओवर देयर लैंड। बहुत बार जमींदार भी आके कंट्रोल कर देते थे उस लैंड के ऊपर, आके अपना कंट्रोल बताते थे। द संथाल्स रोज इन रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ संथाल खड़े हुए। They wanted to create an ideal world where they could rule themselves। वो चाहते थे कि अब टाइम आ गया है, खड़े हो जाओ। वो ऐसा चाहते थे कि अब वो खुद ही अपने आप पे रूल करें, कोई भी ऐसा कॉलोनियल स्टेट या कोई भी ऐसा ब्रिटिशर्स के अंडर में वो ना रहें। सो आफ्टर द संथाल रिवोल्ट 1855 से 56 द संथाल परगना वॉज क्रिएटेड टेकिंग 5500 स्क्वायर फीट। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा संथाल परगना बना दिया जाता है, जहाँ पे उनको दोबारा से बहलाने फुसलने का जो फुसलाने का जो है एक तरीके से प्रयास किया जाता है। माइल्स ऑफ लैंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर, द बीरभूम। It was an attempt by the British government to reconcile the situation after the संथाल रिवोल्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संथाल रिवोल्ट के बाद ये सब को शांत करने के लिए ही ये सब किया है ऐसा, ठीक है, कि उनके नाम पे एक ये परगना ही बना दिया, तो ऐसा होता था। व्हाट वाज दामिनी कोहू? दामिनी कोहू क्या था? अभी मैंने आपको बताया इन 1832 द ब्रिटिश हैड गिवन अ लैंड टू द संथाल्स इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल। राजमहल की जो पहाड़ियां थी, ठीक है, उसके जो फुट हिल्स में इनको एक लैंड दिया गया दामिनी कोहू, ठीक है। और संथाल यहाँ पे रह सकते थे। प्रैक्टिस प्लो एग्रीकल्चर, वहाँ पे उन्होंने अपने जो है कल्टीवेशन शुरू करा। एंड कुड बिकम सेटल्ड पीजेंट्स, और वहीं पे वो एक सेटल्ड पीजेंट्स भी बने। ओके, तो ये हो जाएगा। व्हाट वाज सनसेट लॉ ऑफ रेवेन्यू? सनसेट लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम था इसके अंदर इट वाज नेसेसरी फॉर द जमींदार्स टू पे द रेवेन्यू पंक्चुअली। टाइम पे पैसे देने होते थे। अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए अकॉर्डिंग टू सनसेट लॉ, फिर क्या होता था कि अगर जिस डेट के आपको पैसे देने हैं उस स्पेसिफाइड डेट पे अगर आप सनसेट तक नहीं दे पाते हैं पैसे, सो क्या होता था, देन द जमींदारी वॉज बाउंड टू बी ऑक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिकवर द ड्यूज। वो ब्रिटिशर्स उस जमीन को ही बेच देते थे, ऑक्शन पे लगा देते थे, ठीक है, और बस फिर वो अपने पैसे वसूल लेते थे वहीं से। तो यही सनसेट लॉ था। एक्सप्लेन द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड। ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था? आपको समझ में तो आ ही गया होगा, पर हम यहां से भी समझ लेते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड बिटवीन द राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल, ठीक है। दीज तालुकदार्स वर क्लासिफाइड एज द जमींदार्स। They paid the revenue fixed in perpetuity. The main features of the permanent settlement were as follows। जो उसके मेन फीचर्स थे मैं आपको बताता हूँ। परमानेंट जो ये सेटलमेंट में क्या था, द जमींदार्स वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड इन द विलेज। जमींदार अब ओनर्स नहीं थे, वो जो लैंड था उसका ओनर्स को ही जमींदार नहीं कहते थे, बल्कि जमींदारों को वो कलेक्टर बना दिया गया था जो कि रेवेन्यू ला के स्टेट को देते थे। द जमींदार हैड मैनी विलेजेस अंडर देम। बहुत सारे विलेजेस आते थे जमींदार के अंडर में, समटाइम्स 400 से भी प्लस इनके कंट्रोल में होते थे विलेज। सो द विलेजेस कमिंग अंडर वन जमींदार फॉर्म्ड वन रेवेन्यू एस्टेट। तो वो जितने भी जो मतलब विलेजेस होते थे आने वाले उसके अंदर, तो वहीं से वो रेवेन्यू लिया जाता था उस एस्टेट से। द जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द विलेजेस, जो टैक्स वगैरह वो वहां से लेके विलेजेस से
और वो पेड उसको जो है मतलब कर दिया करते थे अपने रेवेन्यू को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके जो ऑफिशियल्स होते थे उनको। द जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, जमींदार ही रिस्पॉन्सिबल थे इसके अंदर इस सिस्टम में, उन्हें कोई पैसे की पेमेंट करनी होती थी रेवेन्यू की टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इफ एवर दे फेल टू डू सो, अगर वो नहीं कर पाते थे इस सब काम को, तो देयर एस्टेट वाज ऑक्शन, और नीलाम कर दी जाती थी भाई उनकी जमीन। तो ये हो जाएगा। नाउ what steps were taken by the East India Company to control and regulate the zamindars and to restrict their autonomy? Explain how the East India Company subdued the authority of the zamindar in Bengal. The East India Company had recognized the zamindars important but wanted to control and regulate them. ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, तो इसका आंसर अगर इसमें कुछ डिफरेंट है तो आप देख सकते हो। देखो वही है, ट्रूप्स को डिसबैंडेड कर दिया गया, उनकी सेना को जो है अब वो नहीं रख सकते थे। द कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिस्ड, और इसी के अलावा जो कचहरी सिस्टम था, जो भी जहाँ पे वो लोकल जस्टिस करते थे, वो सब बंद कर दिया गया भाई। अब कलेक्टर के अंडर आ गया ये सब कुछ, जो कलेक्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपॉइंट करते थे। लोकल जस्टिस, लोकल पुलिस की पावर भी छीन ली गई, ठीक है। और यही सब था जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर भाई राजा जो होता था या जो भी वो जमींदार वगैरह वो पे नहीं कर पाता था, तो बस उसकी जो जमींदारी थी वो चली जाती थी। और इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको कुछ करवा देता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, द जमींदार्स रेगुलरली फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी आ गया था, लेकिन फिर भी जमींदार जो थे वो रेगुलरली पे करने में फेल हो जाते थे जो लैंड रेवेन्यू होता था। क्यों ऐसा होता था, हमें कॉजेज बताने हैं। अगर ऐसा होता भी था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे, ये भी हमें बताना है। So first of all, in long question type questions, we have to type one introduction. Okay, so the permanent settlement had come into operation in 1793 by Lord Cornwallis. ठीक है, ये लेके आए इसे। और अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, वो जस्ट उससे लेते थे पीजेंट से, एंड हैंड ओवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दे देते थे। कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट अ फिक्स्ड revenue demand would give zamindars a sense of security and assured of returns on their investment, encourage them to improve their estates। तो ऐसे में परमानेंट सेटलमेंट में इनको थोड़ा घाटा हो रहा था, ठीक है, जो कंपनी वालों को, क्योंकि ऐसे में जो जमींदार होते थे उनके इनकम बढ़ने के चांस ज्यादा थे, क्योंकि इन्होंने तो भाई परमानेंट सेटलमेंट कर रखा था, उनको उतना ही चाहिए था। अब अगर ज्यादा अगर प्रोडक्शन होता है, ज्यादा पैसा आता है, तो उसमें थोड़ी ना ये कुछ कर सकते थे। सो लेकिन फिर भी क्या होता था, जमींदार लोग जो होते थे वो रेगुलरली पे करने में ना बहुत बारी फेल हो जाते थे। और क्या होता था, ऐसा क्यों होता था, ये हम समझते हैं कॉजेस। सो द इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई टैक्स होता था, रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था। दिस was because it was felt that if a demand was fixed for all time to come, the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded. So उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहिए था। अगर वो कम रिवेन्यू रखते, कल को अगर ज्यादा अगर कमाई होती है, तो कंपनी थोड़ी क्लेम कर सकती थी कि भाई हमें भी दो। तो कंपनी ने जो डिमांड्स थी वो ही ज्यादा बढ़ा दी। So to minimize this anticipated loss, the company fixed the revenue demand high। तो इन्होंने इसीलिए इसको हाई रखा और बर्डन डाला जमींदार के ऊपर, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब बढ़ने लगा भाई, डिमांड बढ़ने लगी। दिस हाई डिमांड was imposed in the 1790s, a time when the prices of agricultural produce were depressed। ये इतनी हाई डिमांड उस टाइम पे आई जब एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस था उसमें ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर रैयत्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। हाउ कैन दे पे इफ दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देयर क्रॉप्स। ओके, जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही नहीं इतना हो रहा है तो वो कैसे देते अपना वो रेवेन्यू। सो द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंक्चुअली। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो गया था भाई, पंक्चुअली देना भी होता था। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, अगर सनसेट होने तक उस स्पेसिफाइड डेट पे नहीं आते थे पैसे, तो जमींदार जो होता था वो बैठा रह जाता था, उसकी जमींदारी को ऑक्शन में ला दिया जाता था भाई। अब ऐसे में क्या होता था, नहीं कर पाता था वो कुछ। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज जमींदारी। भाई पहले जमींदार के पास जो पावर होती थी वो अपने पावर के दम पे भी जाके रेंट ले लेते थे, जो जो टैक्स होता था, जो रेवेन्यू होता था वो ले लेते थे। पर परमानेंट सेटलमेंट में तो ये सारी पावर से छीन ली थी,
कहाँ का जमींदार, कौन जाके वहां पे अपनी पावर दिखाता, जब पावर ही नहीं थी तो कैसे उनको मिलते भाई पैसे। अब कॉन्सिक्वेंस देखो, इसमें बहुत रीजन ऐसे भी थे भाई, खुद से भी नहीं देते थे बहुत बारी ये, समझ में आ रहा है, ये बहुत बारी खुद से भी नहीं देते थे। बहुत बारी क्या होता था, रैयत भी नहीं देते थे जानबूझ के, उनको जोतदार भड़का देते थे, और जोतदारों के कहने पे फिर रैयत भी नहीं देते थे आगे अपना रेवेन्यू। तो ऐसे में भी ये लोग फंस जाया करते थे। तो समझ में आया आपको। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते थे, अगर इफ एनी जमींदार अगर इज फेल टू फुलफिल द लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, ठीक है, सो व्हेन अ राजा और जमींदार failed to pay the revenue demand, a company official was speedily dispatched to his जमींदारी। जल्दी से वो कंपनी का ऑफिशियल जाता था और पूरे इंस्ट्रक्शंस दे देता था, ठीक है, कि जो भी मतलब चीजें वहां पे करनी होती थी वो फिर उसकी जमींदारी को पूरा ले लिया करता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्ट देयर ऑटोनमी, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी थी उसको भी कम कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, उनकी पावर सारी छीन ली गई। कचहरीज और ये जितना भी वो लोकल जस्टिस का और जितना भी उनका वो सब था, सब छीन लिया गया। उनकी ट्रूप्स, जो उनकी जो छोटी सी आर्मी टाइप से आप समझ लो होती थी, वो भी डिसबैंडेड कर दी गई। एंड ये सारा अब एक कलेक्टर के अंडर में चला गया काम। जमींदार्स लोस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ये संभालते थे, ये सारी पावर अब इनसे चली गई, कुछ भी नहीं था। ओवर टाइम द कलेक्ट्रेट एमर्ज एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सीवियरली रेस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड डू, और यही उसको पूरा मतलब बता देते थे कि जमींदार का काम क्या है। जमींदार का काम इतना ही था कि भाई वो बस जाता था और रेवेन्यू लाके देता था, नहीं कर पाता था तो बस ऑक्शन हो जाता था भाई उसका। फिर ऐसे में 18th सेंचुरी में जोतदार्स आए, मैंने आपको बताया ही था। ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स आल्सो नोन एज जोतदार्स वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन विलेजेस, ठीक है, अब वो आने लगे थे। दे कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एज वेल एज मनी लेंडिंग, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगे थे इन सब पे। एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन, बहुत ज्यादा वो अपनी पावर दिखाते थे उनके ऊपर। सो बिसाइड्स दिस द एस्टेट्स ऑफ द जमींदार्स आल्सो वर ऑक्शन फॉर फेलियर टू मेक रेवेन्यू पेमेंट, एंड एट दैट टाइम जब वो जमींदार फेल हो जाता था, अपनी जमींदारी नहीं बचा पाता था अपने लैंड को, अपने एस्टेट को, तो ये जोतदार पहुंच जाते थे वहां पे परचेजर्स बन के, और ये बहुत पावरफुल थे नॉर्थ बंगाल के अंदर। तो ये सब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट विच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813, ठीक है, 1813 में ये जो फिफ्थ रिपोर्ट आई, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिफ्थ रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें यही आंसर चल जाएगा, आपको इतना डीपली ये मैं बता दूंगा, इससे बाहर कुछ भी कीवर्ड्स नहीं बनेंगे। यही क्वेश्चन है, जितने भी तरीके से घुमा के पूछे आप बता देना। सो देखते हैं इंट्रोडक्शन। Many of the changes occurred at the time of the East India Company were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813। बहुत से changes आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो थी वो सबमिट करी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में। और ऐसी ही और 4 रिपोर्ट्स पहले आ चुकी थी, ये ऐसी रिपोर्ट्स में फिफ्थ थी, ठीक है, नंबर की बात करें तो फिफ्थ रिपोर्ट थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सभी एक्टिविटीज के बारे में जितनी रिपोर्ट थी ये सब लिखी हुई थी। ओके, अब इसके कुछ मेन एक्सपेक्ट्स आपको बता देता हूं मैं। द फिफ्थ रिपोर्ट हैड बीन कवर्ड इनटू 1002 पेजेस, लगभग 1000 प्लस पेजेस थे इसके अंदर। 800 पेजेस से ज्यादा तो उसके अंदर अपेंडिसेस थी मतलब ज्यादा से ज्यादा अर्जियां उसमें लिखी हुई थी। दैट रिप्रोड्यूस्ड पेटिशंस ऑफ जमींदार्स एंड रैयत रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जमींदार, रैयत और ये कलेक्टर आपस में ही जो भी इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे वो सब की रिपोर्ट थी। स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, ये सारा भी लिखा हुआ था उसमें। एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ठीक है, प्रेजेंट डे तमिलनाडु है जो, ये भी सारा कुछ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था कि कैसे कैसे रेवेन्यू और ये पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब कैसे चल रहा था। और देखते हैं, from the time the company established its rule in Bengal in the mid 1760s, its activities were closely watched and debated in England। जिस टाइम से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल चालू किया था, जब से उसके ऊपर पूरी नजर रखी जाती थी इंग्लैंड से। There were many groups in Britain who were opposed the monopoly that East India Company had over trade with India and China। बहुत सी और भी ऐसी कंपनियां थी जो ब्रिटेन में ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार क्यों दिया हुआ था, ये मोनोपोली जो थी उनकी, ठीक है, सिर्फ इनको अधिकार मिला हुआ था, राइट था कि सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं जाके इंडिया एंड चाइना से। ऐसे में बहुत लोग अपोज करते थे इस चीज को।
एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन द इंडिया। ट्रेडर्स प्राइवेट भी थे वहां पे, वो भी अपना शेयर चाहते थे। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे ब्रिटेन के अंदर जो इंडियन मार्केट में आना चाहते थे, मैन्युफैक्चरर्स भी आना चाहते थे। सो इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of the greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. ब्रिटेन की जो संसद थी, जो वहां का पार्लियामेंट था, वहां पे बहुत डिबेट चलती थी। सारे लोग जो होते थे ज्यादातर कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पूरी तरीके से करप्ट हैं, और ये सारी चीजें वो अपने वहां के प्रेस में भी छपवाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है वहां का, कंपनी मिस रूल कर रही है, ये सब लिखा होता था इस रिपोर्ट्स वगैरह में। जो भी बातें होती थी ये अलग से भी अपने प्रेस में छपवाते थे वहां के लोग। द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control company rule in India. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसे ही ये सब देखते हुए बहुत सारे एक्ट्स लेके आई, और उन्हीं एक्ट्स में से एक ये भी था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स करता है कि अपनी पूरी रेगुलर रिपोर्ट दोगे आप। ठीक है, पूरे इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जितनी भी जो इंफॉर्मेशन हैं वो सब आप दोगे इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये सब था। और देखते हैं, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ सेलेक्ट कमेटी, कमेटी के उससे ही ये पूरी प्रोड्यूस की गई थी रिपोर्ट। इट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स। इसी रिपोर्ट्स पे बहुत सारी डिबेट्स होती थी, लोग कहते थे कि इसका तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बहुत बेकार है यार इंडिया में। और द एविडेंस कंटेन्ड इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल, but the recent researches show that the arguments and evidences offered by the fifth report cannot be accepted uncritically. कुछ कुछ इसमें कमियां भी थी, ठीक है, कुछ कुछ इसमें कमियां भी थी रिपोर्ट्स में, पर फिर भी स्टिल ये हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है। After careful examination of the archives of various Bengal zamindars and the local records of the districts, researchers found that the report exaggerated the collapse of traditional zamindari power and also overestimated the scale on which zamindars were losing their land. ये रिपोर्ट से पता चला कि कैसे जमींदार की जो पावर थी वो छीनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कैसे इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड द स्केल, कितना ज्यादा वो रेवेन्यू लेने लगे थे जिसकी वजह से जमींदार को अपने लैंड तक खोने पड़े। एज वी हैव सीन इवन व्हेन जमींदारीज वर ऑक्शन, ऑक्शन पे भी लगा देते थे भाई उनके एस्टेट्स को। जमींदार्स वर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेड्स गिवन द इंजीनियस मेथड्स दे यूज्ड टू रिटेन देयर जमींदारीज। ठीक है, बहुत मतलब परेशानी में थे जमींदार जो थे, और हमेशा उनकी जो जमींदारी जाती नहीं थी, उनके पास बहुत से ऐसे भी जुगाड़ थे जिससे वो अपनी जमींदारी को रिटेन कर लेते थे, वापस ले आते थे। ठीक है, जो हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी पीछे। कंक्लूजन यही है, thus the fifth report had been proved to be a good source to understand the India's economy in the colonial times। खासकर जो गांव के इलाके थे, जो बंगाल का इलाका था, वहां की इकोनॉमी को समझना है तो फिफ्थ रिपोर्ट बहुत अच्छी है। फिफ्थ रिपोर्ट से ही हमें पता चलता है कि क्या जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चल रहा था, रैयत के लिए क्या क्या बातें हो रही थी, और ये सब। ठीक है, सो इतना ही था आज की इस वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी ही और वीडियोस भी आएंगी चैप्टर्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।